नमस्कार दोस्तों। लॉ प्रेप जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है। मैं आपको छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीके को यहाँ पे डिटेल्ड वे में कवर करूंगा। काफी ज्यादा रेलेवेंट एरियाज हम लेके चलेंगे जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। सेशन को शुरू करने के पहले मैं दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो हैं जो हिंदी माध्यम के हैं या हिंदी माध्यम में परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे यानी अपीयर करेंगे। अब उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको कंटेंट, उनको इन्फॉर्मेशन हिंदी में चाहिए। देखिए, बात जहाँ पे जीके की है वहां पे हमें पता है कि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसा है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखता है और आपको एक सेंस समझ में आ जाता है कि ये फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, तो आप मार्क करने की एक कंफर्टेबल पोजीशन में ऑलरेडी रहते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज मैं ये हमेशा देखता हूँ जुडिशरी एस्पिरेंट्स में कि बहुत बार वो जुडिशरी में जब जीके की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको पहली चीज क्लियर नहीं होता कि स्कोप क्या है, कहाँ से उनको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब अगर उनको करंट अफेयर्स या जीके स्टेट स्पेसिफिक का सोर्स मिल भी जाता है तो उनको डेप्थ में क्लैरिटी नहीं होती। अगर डेप्थ में भी क्लैरिटी हो जाती है तो फिर तीसरी चीज होती है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें, उसको नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें और किस तरीके से उसका एक एफिशिएंट रिवीजन करें, जिससे कि उनको अल्टीमेटली एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाए कि बेयर मिनिमम जीके तो उन्होंने कर लिया है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज प्लान करी है। मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरा बहुत ज्यादा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो टीचिंग में नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा आई वुड से रिवॉर्डिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। पिछले 6 साल से मैं करंट अफेयर्स, द हिंदू और लीगल पढ़ा रहा हूँ। काफी सारे एस्पिरेंट्स और काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरे कंटेंट से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में हेल्प मिली है। मैंने अपना जो मास्टर्स है, एलएलएम है, वो क्रिमिनल लॉ में किया है। बहुत ही शॉर्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। और मैं आपके सामने इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो ऑब्जर्वेशन है, साथ में एक रिगोरस पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस करने के बाद बहुत टाइम स्पेंड किया है मैंने छत्तीसगढ़ के पास्ट ईयर पेपर्स को, हर पीएससी लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उन सबको लगातार रिवाइज और स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने एक डेडिकेटेड क्यूरेटेड कंटेंट लेके आया हूं, जो कि आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 2x या 1.5x की स्पीड पे ईयरफोन लगाना है और एक पेन और पेपर लेके बैठना है, जहां पे इस कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को हम मात्र 1 से 2 पन्ने में सीमित करेंगे। साथ में लेक्चर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, जो कि या तो पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है आपके एग्जामिनेशन में, जिससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी महसूस होगा कि जो मैंने आज लेक्चर में पढ़ा है, जब मैं उसको पुट टू प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एंड तक आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे, साथ में क्वेश्चंस के रूप में उसको इसी सीरीज में, इसी लेक्चर में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, बिना ज्यादा टाइम जाया करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले हम फिजिकल मैप को दो भाग में देख रहे हैं। ये उसका नॉर्दर्न भाग है, ये उसका सदर्न भाग है। तो नॉर्दर्न भाग में जब हम पहले बात करेंगे तो हमें कुछ ध्यान से देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक तरीके से लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। अब इसमें जो स्टेट्स आपको दिखाई देंगे, वो आपको इस साइड पे झारखंड दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, मध्य प्रदेश दिखाई देगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। इस तरीके से ये स्टेट जो है सब तरीके से, सब तरफ से घिरा हुआ है। जब आप इसके ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, सॉरी वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, वेस्ट ये रहा, ईस्ट ये रहा, जब आप इसके वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक माउंटेन रेंज है, जिसको मैकाल रेंज कहते हैं। अभी जो मैकाल रेंज है, आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। ये जो रेंज है, ये थोड़ी सी तिरछी है, राइट। अब ये जो मैकाल रेंज है, आपको पता होना चाहिए कि ये सतपुरा रेंज का एक्सटेंशन है। एक सतपुरा पहाड़ होते हैं, विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा, तो विंध्या सतपुरा का पहाड़ है, सतपुरा पहाड़ का ये एक्सटेंशन है मैकाल रेंज। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम नॉर्दर्न साइड से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सोनपुर और देवगढ़ हिल्स, ठीक है। ये देवगढ़ हिल्स जो है, ये अगेन जो आप उत्तर प्रदेश में विंध्याचल वाला एरिया देखते हैं, उसका एक्सटेंशन एक तरीके से माना जाता है। अगर आप इस साइड पे बात करिए तो आपको छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई देगा, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। क्योंकि ये प्लेटू एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा
कोल और आयरन का माइन देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला इलाका है ये झारखंड से रिलेटेड है। देवगढ़ हिल जो है वो उत्तर प्रदेश के साइड पे है। माइकाल रेंज जो है वो मध्य प्रदेश के साइड पे है। इस चीज को ध्यान में रखने के बाद आप जरा छत्तीसगढ़ के मिडिल में आइए। छत्तीसगढ़ के जब आप मिडिल में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफी ज्यादा रिवर सिस्टम है यहाँ पे। तो जो नदियों का जो सेडिमेंट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है काफी ज्यादा उपजाऊ है। इसकी वजह से यहाँ पे खेती और जंगल दोनों ही काफी प्रबल रूप से आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तरी इलाके में आपको पहाड़ और प्लेटू दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज्यादा माइनिंग और ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर प्लेन्स। और इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा महानदी का भी बेसिन है यहाँ पे। तो ये जो नदियां हैं ये आपको एग्जैक्टली याद तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। लेकिन अब इसमें हम बात कर लें कि छत्तीसगढ़ में महानदी का जो रिजर्वायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं महानदी का जो रिजर्वायर है यहाँ पे ये उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुड रिजर्वायर आपको दिखाई देगा उड़ीसा में है। लेकिन इस नदी का जो काफी बड़ा पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ में भी फ्लो करता है। तो ये जो पूरा बेसिन है इसको महानदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानदी बेसिन। और कोरबा बेसिन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला इलाका हो गया। अब दूसरा जो आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको गांधरल रिजर्वायर दिखाई देगा। अब देखिए इसके आगे में क्या है। सदर्न पार्ट पे हम आ चुके हैं, महानदी बेसिन तक हमने चर्चा कर ली है। अब हम जरा नीचे की तरफ आते हैं। जब ये हम आ रहे हैं तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला साइड हो रहा है। अगेन हमको दिखाई देता है कि पहाड़ी इलाका यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए पॉइंट नोट करने वाला ये कि इंडिया की ज्योग्राफी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो ये वाला इलाका है ईस्टर्न साइड, इसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ईस्टर्न घाट्स के कुछ एक्सटेंशंस ऐसे ना जाके इस तरफ को गए हैं। तो वो कहां एंटर करते हैं? छत्तीसगढ़ में करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे नीचे पे देख सकते हैं बैलाडेला रेंज है। कौन सी रेंज है? बैलाडेला। इसका नाम बैलाडेला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसको कहते हैं कि जो बैल के जो हम्प होता है वो दो हम्प जैसा है, इसीलिए इसको बैलाडेला रेंज, बैलाडेला हिल्स कहा जाता है। बैलाडेला रेंज के ऊपर जो नदी है इंद्रावती नदी, वो देखिए छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में एकदम बीच से पार हो गई। तो इंद्रावती नदी और इंद्रावती रिवर का जो बेसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये जो यहाँ पे पार करती है काफी पहाड़ी इलाका है, याद रखिएगा काफी पहाड़ी इलाका है। तो बैलाडेला रेंज और बस्तर पहाड़ियों के बीच में से इंद्रावती नदी निकलती है। बस्तर के पहाड़, बस्तर का प्लेटू, बैलाडेला के पहाड़, बैलाडेला के जो हिल्स हैं दांतेवादा हिल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इंद्रावती नदी तो इंद्रावती नदी का प्लेटू, ये चीज याद रखेंगे आप। उसके बाद आप थोड़ा साउथ अपर की तरफ आएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था महानदी नदी का ये जो एक्सटेंशन है, देखिए आपको महानदी नदी स्टेट्स में पूरी बहती हुई इस तरीके से यहां तक आती है, कंकड़ बेसिन में आती है। अच्छा, नदी का जो फ्लो है याद रखिएगा, महानदी का जो फ्लो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। यानी वो नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है। कैसे? यहां से निकल के यहां से फ्लो कर रही है। तो महानदी का जो सोर्स आपको दिखाई देगा वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। इसके बाद कुछ पावर स्टेशंस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बिकॉज ये छत्तीसगढ़ के स्कोप के बाहर हैं तो हम इसको नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप ओवरऑल फिजिकल मैप समझ जाते कि भाई नॉर्थ में पहाड़ हैं, वेस्ट में पहाड़ है, ईस्ट में पहाड़ है, बीच में प्लेन है और साउथ में पहाड़ी इलाका है, अब आपको जो माइनिंग लोकेशंस हैं वो क्लियर हो जाता है। अगेन ये प्लॉट नहीं करना है, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट के लिए छत्तीसगढ़ की फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्रूड और लेमैन अप्रोच से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप फर्स्टली मैप को एक बार ओवरव्यू करिए। ठीक है, अब उसके बाद जब आपने ये मैप को ओवरव्यू कर लिया है तो कुछ हम बेसिक इनसाइट्स कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे लॉ प्रेप जुडिशरी की जो पूरी टीम है वो आपको हर तरीके से कमिटेड है बेस्ट कंटेंट देने में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जीके, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीके के लाइव सेशंस चल रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे और काफी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि यू कैन से डाइवर्सिफाई करने के लिए जरूरी है कि एक से ज्यादा लोग करें। तो यहाँ पे मेरा ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो ओवरलैप भी करेगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो नए तरीके से आपके सामने आएगी। आप दोनों ही सीरीज को देख सकते हैं। अगर एक सीरीज देख के दूसरी देख रहे हैं तो आपका रिवीजन का काम हो जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके से लॉ प्रेप जुडिशरी के सारे
जो रिसोर्सेज हैं, सारे जो फैकल्टीज हैं, सारे टीचर्स हैं, वो कमिटेड हैं कि आपको अलग अलग तरीके से हम पढ़ाएं, इनोवेटिव तरीके से हम पढ़ाएं, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट यही हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको यहाँ का कंटेंट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट लगे। इसीलिए जो बेसिक इंसाइट्स इनटू द स्टेट है, ये ऑलरेडी आपका कवर्ड हो चुका है, जो मैं जानता हूं, लेकिन हम फिर भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को दोबारा आपके लिए दोहराना चाहेंगे। जैसा आपको बता चुका हूं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, 7 राज्यों से घिरा हुआ ये स्टेट है। इस स्टेट की जो एवरेज जीडीपी है वो 5.09 लाख करोड़ रुपीस है, औसतम 5 लाख मान सकते हैं। जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व होता है पूरे भारत में, वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, दूसरे पे झारखंड में है, और यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व दिखाई देगा, यानी कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, जैसा कि आपको पता है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंद्रावती और महानदी नाम की बड़ी बड़ी नदियां जो फ्लो होती हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे जो फॉरेस्ट कवर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पे, दूसरे पे अरुणाचल पे, तीसरे पे छत्तीसगढ़ आता है फॉरेस्ट कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसको पहले पुराने जमाने में दक्षिण कोसाला के नाम से भी जाना जाता था, कभी कभी चक्रकोटिया नाम भी छत्तीसगढ़ को दिया जाता है। अभी जो छत्तीसगढ़ है, यानी छत्तीसगढ़, गढ़ बोले तो किला, तो 36 किला का समूह जो है वो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि एक चेदी डायनेस्टी थी, तो चेदी डायनेस्टी से छत्तीसगढ़ निकला है। हालांकि दोनों की जो फैक्ट्स है, दोनों ही तथ्य जो है, ये एक तरीके से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसके प्रमाण नहीं हो पाया है, क्योंकि 36 किले नहीं मिले, तो बोला गया कि ये छत्तीसगढ़ किलों से कैसे रिलेटेड हो सकता है। चेदी डायनेस्टी के ऊपर बहुत ज्यादा लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो अगेन नहीं पता चलता कि चेदी डायनेस्टी का स्कोप क्या है। लेकिन अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, पुराने पुराने पुरातन काल की जो किताबें हैं, उनमें दक्षिण कोसाला और चक्रकोटिया नाम का जो रीजन है वो माना गया कि वो छत्तीसगढ़ ही है। तो इसकी जो नाम की जो कहते हैं ना ओरिजिन है, वो भी डिस्प्यूटेड है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आपको पता है नक्सलवाद काफी तरीके से प्रबल रूप से देखा जाता है। यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, यानी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। और इसीलिए इन ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और जो ट्राइबल लीडर्स है, वो हर सालाना यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सल को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात यहाँ पे होती है। राइट, छत्तीसगढ़ इज वन स्टेट जो नक्सलाइट से काफी ज्यादा परेशान है। सॉरी, ये जो स्टेट है, इसकी हिस्ट्री में इसको मगध, जो 16 महाजनपदों में एक इंपॉर्टेंट जनपद था मगध, राइट, बिफोर द मौर्यन एम्पायर्स, मौर्य के आने के पहले, उससे रिलेटेड भी कई बार इसको माना जाता है। अब इसको कैसे कनेक्ट किया गया? मगध के टाइम पे बुद्धिज्म जो है वो काफी तेजी से फैला था। मगध जब महाजनपद था तो बुद्धिज्म काफी तेजी से फैला था, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट के विहारा जो है, साइड रिलीजियस साइट्स है, वो काफी ज्यादा मिलती है। इससे कनेक्ट किया जाता है छत्तीसगढ़ को बुद्धिज्म से और फिर मगध से। कलिंगा डायनेस्टी जो उड़ीसा की है, आपको पता है अशोका के टाइम पे कलिंगा वॉर हुआ था, ये सारा। तो जो कलिंगा डायनेस्टी है, उसका जो किंगडम है, किंगडम ऑफ चेदीस, वो भी इससे स्टेट से कवर्ड है, वो मैं आपको बता चुका हूं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 31 थे, 2022 में 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स कार्व आउट किए गए, तो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। छत्तीसगढ़ की असेंबली में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्त, ये पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में फिलहाल तो मैंने नहीं देखा है, कहीं पे पूछा गया है, बट हम कह नहीं सकते, आगे आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ ही जाएं, नो बडी नोस। तो हमें पता होना चाहिए, जिस स्टेट के बारे में, जिस स्टेट की जुडिशरी एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल सेटअप उस स्टेट का हमें पता रहेगा, तो हमें आगे जाके कल को कहो इंटरव्यू में भी फायदा मिले। नो बडी नोस की पोटेंशियल क्वेश्चन इससे आएगा कि नहीं आएगा, बट फिर भी हम याद कर ले। 33 जिले हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और असेंबली में 90 सीटें हैं, याद रहेगा ये। अब बात करते हैं कुछ पोजीशंस की। तो चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा, ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा साहब। करंट गवर्नर की बात करें तो रामेन देखा, और मुख्यमंत्री की बात करें तो विष्णुदेव साई। ठीक है, विष्णुदेव साई, रमन देखा और रमेश सिन्हा साहब, ये 3 नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, इस बेसिक इनसाइट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को लेके चल रहा हूं। ज्योग्राफी से रिलेटेड छत्तीसगढ़
में क्वेश्चंस आते हैं और इंडस्ट्री साइड से ज्यादा सवाल आते हैं। रीजनल इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो दुर्ग में जाने जाते थे, लेकिन जो अभी इंडस्ट्रियल सेंटर सबसे बड़ा है वो वहां का रायपुर है, पॉलिटिकल कैपिटल जिसको है। बहुत बड़े पैमाने पे लगभग क्लोज टू 158 इंडस्ट्रीज जो है वो रायपुर में लोकेटेड है। और रीजनल इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर जो है छत्तीसगढ़ का, रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो दुर्ग में है। समझ गए? तो एक रायपुर प्रोमिनेंट जगह है, दूसरी जगह है दुर्ग। ठीक है। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रायपुर है, तो अब हम उसको देखेंगे। रायपुर में मिलने वाले मिनरल्स लाइमस्टोन और कोल है। 158 लार्ज और मिड स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जिनके नाम हैं, तो अब ये क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, जैसे लफार्ज, अंबुजा सीमेंट, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि रायपुर में लोकेटेड है। कॉमन सेंस से भी आप मार्क कर देंगे रायपुर की। सर ने बताया था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स कहाँ पे लोकेटेड है, रायपुर में लोकेटेड है। तो मोनेट इस्पात, जिंदल, सेंचुरी सीमेंट, लफार्ज, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। अब देखिए, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करता है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और उड़ीसा से। ठीक है। 17% रेवेन्यू जो इंडियन रेलवे का है वो यहीं से निकल के आता है। इसीलिए ये जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है कहां लोकेटेड है, बिलासपुर में लोकेटेड है। अब देखिए, रेलवे इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा साधक होता है। जहां कहीं भी की इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वहां पे रेलवे कॉरिडोर्स का होना बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो डिफरेंट स्टेट्स में है उससे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। क्योंकि रॉ मटेरियल है, कोयला क्या है, रॉ मटेरियल है, आयरन क्या है, रॉ मटेरियल है। तो उसको फटाफट ट्रांसफर करना रहेगा दूसरे की इंडस्ट्रीज में जो कि दूसरे स्टेट में लोकेटेड है। तो इसीलिए साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है वो एक तरीके से कार्गो कैरियर, ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर्स के लिए जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। सिरगिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जो 338 हेक्टेयर में लोकेटेड है वो इसी रीजन में पाया जाता है, बिलासपुर में पाया जाता है। एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है सिरगिटी जो बिलासपुर में। तीसरा बात करेंगे कोरबा रीजन। अब कोरबा रीजन से रिलेटेड पोटेंशियल क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या दुर्ग। तो आपको मार्क करना है पावर कैपिटल यानी बिजली उत्पादन के लिए जरूरी क्या है, कोरबा। देखिए, बिजली उत्पादन में अगेन क्या चाहिए आपको, कोयला। भारत में 80% जो बिजली पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, वो कोयले से होती है। तो कोयला जो है वो यही काम इस्तेमाल करते हैं कुछ तो, और कुछ कोयला हम इंडोनेशिया से जो इंपोर्ट होके आता है और अफ्रीका के साइड से जो इंपोर्ट होके आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ का जो कोयला है वो बिजली उत्पादन के लिए कम यूज होता है, याद रखिएगा। ज्यादा यूज होता है स्टील बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हम कोरबा को रिलेट करें कि भाई छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ में आयरन मिलता है और छत्तीसगढ़ में ही पावर कैपिटल है कोरबा, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोल और बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है, मिलता है। मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको कोयले की और बॉक्साइट की मिलेंगी, इसीलिए बिजली उत्पादन और एल्युमिनियम प्रोडक्शन कोरबा में ज्यादा होता है। अब रायपुर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सारे बड़े प्लांट्स हैं, स्टील के भी, सीमेंट के भी। जितने बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्राइजेस मिलेंगे वो भी आपको रायपुर में मिलेंगे। अनुमान के तौर पे गैस वर्क करने के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। दूसरा, बिलासपुर किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, ये आपको पता चल गया। बिलासपुर रेलवे से रिलेटेड है और सिरगिटी बिलासपुर। ठीक है। तीसरा, कोरबा जो है पावर कैपिटल है, कोयला और एल्युमिनियम कोरबा में है। आगे बढ़ते हैं। चौथा रीजन जो है वो है दुर्ग भिलाई का। कौन सा रीजन, दुर्ग भिलाई का। तो दुर्ग वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको आयरन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट तीनों मिलता है। ये मेजर प्लेयर इसमें जो सबसे बड़ा प्लांट है वो है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट को 1959 में उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, 55 में स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। 1955 में इसकी नींव रखी गई थी। कौन से देश ने भिलाई स्टील प्लांट डेवलप करने में भारत की मदद करी थी, आज जिसको आप रशिया बुलाते हैं, उस टाइम पे ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। तो यूएसएसआर ने भारत की मदद करी थी भिलाई स्टील प्लांट को डेवलप करने के लिए। इसका प्रोडक्शन चालू हुआ 1959 में, इसको स्टैब्लिश किया गया 1955 में। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो कि एक सरकारी कंपनी है, राइट, इसका ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, ये आपको याद रखना है। बोराई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर इस जगह का मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। अब आपने दो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन देखे हैं, एक सिरगिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर देखा है
जो कि कहां लोकेटेड है, बिलासपुर में। ठीक है, तो बिलासर, ठीक है, बिलासर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बिलासोरस, बिलासर, जैसे भी आपको याद रहे। बड़ा अजीब सा तरीका है, बट यही तरीका है। ठीक है, गिट्टी याद रहता है, गिट्टी, गिट्टी किसको कहते हैं, छोटी वाली जो गिट्टी पत्थर होते हैं, गिट्टी। ठीक है, गिट्टी बिला, कैसे याद करोगे, बिला गिट्टी, इतने में तो याद हो जाएगा तुमको कि हाँ कुछ अजीब सी बात कर रहे थे यहाँ पे ये आदमी। ठीक है, अब दुर्ग भिलाई की बात करें तो बोराई, दुर्ग भिलाई, बोराई भिलाई, बोराई भिलाई, बोराई भिलाई। ठीक है, बोराई भिलाई, ऐसे बी बी करके दुर्ग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सब नेमोनिक्स होते हैं जो गिट्टी, सिरगिट्टी, बिलासपुर, बिला गिट्टी और बोराई भिलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कैसे याद कराऊंगा मैं आपको, पर कोशिश मेरी यही है कि अजीब अजीब बातें करो। तो अजीब अजीब से क्या होता है, आदमी कहता है क्या, या तो कहता है यार हंसी आई, या कहता है क्या बकवास है। दोनों ही केस में आपको फैक्ट याद हो जाएगा, मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से निकाली है, तो औपचारिक सोर्स है। इसको आप बिना पुष्टि करे रट लीजिए, घोटा मार लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक पॉइंट हमें क्या लिखना है, तो देखिए नोट्स हम कैसे बनाएंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं, ताकि आप इसको समराइज कर लें, इस फैक्ट्स की आप समरी बना लें। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसमें आप लिखिए रायपुर। ठीक है, 158 मेजर इंडस्ट्रीज। फिर आप लिखिए बिलासपुर, बिलासपुर में आप लिखिए साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर और सिरगिटी, सिरगिटी इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, और यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइमस्टोन, है ना। ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है कोरबा, कोरबा है पावर कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा कोल मिलता है, काफी ज्यादा बॉक्साइट मिलता है, कोरबा। ठीक है, तीसरा है आपका दुर्ग भिलाई। ठीक है, दुर्ग भिलाई, दुर्ग भिलाई किस लिए जाना जाता है, अब दुर्ग भिलाई के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप भिलाई स्टील प्लांट लिखें। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ब्रैकेट में लिखे इंडिया रशिया। दूसरा लिखें बोराई रीजन। ठीक है, स्टैब्लिश किया गया 1955 में, प्रोडक्शन चालू किया 1959 में, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कब इन फोकस आया, दैट केम इन फोकस इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, दैट केम इन फोकस इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, साथ में आप सीजी को ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व, साथ में थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अब इसको हिंदी वाले, हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, हिंदी भाषी तो हम सभी हैं, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जो हिंदी में पेपर को अपियर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये फैक्ट को हिंदी में लिख लेना है। अरे पर इतनी बेसिक इंग्लिश तो आती ही होगी, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम, कौन सा तुम एकदम ऐसे हो कि जटिल हिंदी ही एकदम बोलते हो। और तो और मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ का, प्रॉपर डिटेल पढ़ रहा था, हिंदी में है। पर ऐसा थोड़ी है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं तो मुझे हिंदी नहीं समझ में आती। तो एक हिंदी माध्यम के बच्चे को ये रिजिडनेस नहीं शो करनी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। हाँ,
आपको भाषा में निपुणता नहीं है उतनी, एकदम डिटेल नहीं आती, पर ये सब तो आपको बेसिक है, ये सब क्लास 10 तक हम सब लोग पढ़ते हैं, इतनी बेसिक इंग्लिश तो। ऑल्सो आप इसको अपने भाषा में, अपने उसमें उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हो गया, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे आप सर ये कौन सी बात है, ये ऐसे तो कौन लिखता है हिंदी। तो बेटा पता है, अच्छा एक बात बताओ, टेक्निकल सपोर्ट अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हिंदी में तुम कैसे लिखोगे, पता है? इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा था? तकनीकी सपोर्ट। तो जब सरकार अपने पब्लिक दस्तावेजों में, पब्लिक, अब दस्तावेज बोल दिया, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी दस्तावेजों में खुद इस तरह की इंग्लिश का यूज कर रही है जो आमतौर पे आज कॉमन हो चुकी है, तो हम काय को एकदम कठिन जटिल हिंदी लिखें? हम भी वैसे ही करें जैसा सरकार कर रही है, ठीक है। इससे आपकी औपचारिकता या या कहते ना आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, आप कितने निपुण हैं, कितने जानकार हैं भाषा में, वो कम नहीं होती। आजकल ये चलता है, आपके न्यूज़पेपर्स पढ़िएगा, आज के डेट में न्यूज़पेपर्स भी इस तरीके से इंग्लिश वर्ड को हिंदी में इस तरीके से कर दे रहे हैं। तो अगर आप लिख देंगे तो उससे बहुत मेजर नुकसान नहीं होगा। अब कोई एकदम कसम ही खा के बैठा है कि नहीं, हम आपको चैलेंज करते हैं कि नहीं सर, हम आप हिंदी में हमको पढ़ा के बताइए, तो उस बच्चे को हो सकता हो कठिनाई महसूस हो मेरे सेशन में, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड हूँ और मेरा ये मानना है कि दोनों तरीके की भाषाओं में बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। एक रिजिडनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ हिंदी करेंगे, हम सिर्फ इंग्लिश करेंगे। इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर, इट मेक्स एजुकेशन, लर्निंग एंड एवरीथिंग वेरी वेरी ईजियर। तो ये आई थिंक आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, है ना, देन नेक्स्ट पे आगे आते हैं। अब 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हम आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक में 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या काम हो चुका है। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि इंडस्ट्री का पूरा काम जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नहीं ध्यान दिया गया था। जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे क्वेश्चन यही था इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि वो एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दें या इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दें, खेती को इंपॉर्टेंस दें या इंडस्ट्री को, ठीक है। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी कि फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो जो खाने का उत्पादन है, जो फूड प्रोडक्शन है, वो एटलीस्ट इतना होने लगे भारत में कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें किसी पे निर्भर ना करना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से आपको फूड प्रोवाइड कर रहा था जब हम लोग आज़ाद हुए थे। उस टाइम पे काफ़ी टाइम, काफ़ी प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे फेमाइन आए हैं, ठीक है, और फ्लड्स आ गए, फेमाइन आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने भी यही सवाल था कि हम लोग क्या करें। तो पहली प्राथमिकता एग्रीकल्चर को दी गई। उसके बाद जब आप आएंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, तो फिर इंडस्ट्री को, एम विश्वेश्वराय प्लान और ये सब आपने देखा है। इसी टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था 1960s के दौर में, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन उस टाइम पे बड़े लेजेंडरी माने जाते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इन सब पे काम होना स्टार्ट हो गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज, जिसमें भिलाई आयरन स्टील फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था। खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश किया गया था, जिससे हैंडलूम सोसाइटी जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। रायपुर का इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया, 56 से 61 के बीच में। आगे बढ़ेंगे, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में, अब जब आपसे कोई क्वेश्चन पता है पूछा जाता है भिलाई आयरन स्टील फैक्ट्री को किस 5 ईयर प्लान में डेवलप किया, तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस क्लिक करना चाहिए कि भिलाई, हमने पढ़ा है आजादी के ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर में भिलाई स्टील प्लांट को डेवलप कर दिया गया था। और हमको सर ने बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फोकस में नहीं किया गया। तो अब सेकेंड 5 ईयर प्लान का आप अगर टाइम पीरियड गेस कर लें, 5 ईयर है, आजाद कब हुए? वैसे तो 47 में, पर 5 ईयर प्लान कब बनना चालू हुआ? जब पहला जनरल इलेक्शन होके पहली सरकार बनी। तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 51 में, सरकार भी तभी बनी। तो उसने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया वो 1950 से 55 मान सकते हैं हम। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया होगा वो 56 से अगले 5 साल 61 तक। तो आपको ये टाइम पीरियड आ गया, भिलाई का भी आंसर आप मार्क कर लेंगे। किस तरीके से पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको इसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको ध्यान देना है, बायलाडेला आयरन और माइनिंग इंडस्ट्रीज बनाई गई। अब याद करिए बायलाडेला आयरन और कहां से रिलेटेड है?
छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है कि साउथ में है, ये होता है ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। आप बैलाडेला रेंज करके इमेजिन कर पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के साउथ में है, बैलाडेला कहाँ है सॉरी, छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर जो है, इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रायपुर का, ये कहां पे बनाया गया है, सॉरी ये बनाया गया है थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जमुल दुर्ग प्राइवेट सेक्टर प्लांट विच इज रिलेटेड टू सीमेंट, ये भी थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट क्वेश्चन है बाल्को, ठीक है। ये एल्युमिनियम कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की गई 1965 में, इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया 72 में। एल्युमिनियम का जो प्लांट है ये कब स्टैब्लिश किया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश किया गया। अब ये सारे फैक्ट्स में क्या हमें नोट डाउन करना है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पढ़ते तो हम सब हैं, प्रॉब्लम क्या होती है रिवीजन स्पेसिफिक नोट्स बनाना, जहां से बेयर मिनिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। तो यहां पे आप बहुत सिंपली अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान मैं प्रॉपरली ही बना देता हूं। जो कि 1956 से 61 में स्टार्ट होते हैं, और यहां पे भिलाई स्टील प्लांट बनाया जाता है, और दूसरा आपने यहां पे देखा है खादी ग्रामोद्योग, ठीक है। हैंडलूम का काम भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया है, और तीसरा आपने देखा है रायपुर इंडस्ट्रियल एरिया। अब बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1961 टू 66, है ना, ये याद रखना है आपको, 61 से 66, जिसमें क्या स्टैब्लिश हुआ है, establishment of Balco. Balco is related to aluminium. Balco is related to aluminium, ठीक है। और बैलाडेला आयरन ओर, है ना, बैलाडेला आयरन ओर, और ये जो तीसरा वाला प्लांट है जमुल दुर्ग प्लांट, बस इस तरीके से आपको नोट्स बना के बात को खत्म करना है। आई होप ये नोट्स आपको एफिशिएंट लगे, ठीक है। ये नोट्स आपको आपको बनाने का प्रोसेस समझ में आ जाए, इतना ही नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं इस नोट्स के बाद, ठीक है। फिर आया एक इंटरिम 5 ईयर प्लान आया। इस टाइम पे हमारे देश की जो पॉलिटिकल राजनीति व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो थोड़ी डगमगा गई थी और सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, काफी ज्यादा पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एपी सेंटर थे उस प्रोटेस्ट के। तो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे वैगन वर्कशॉप रायपुर में इंटरिम 5 ईयर प्लान में बनाई गई, और बाल्को एल्युमिनियम प्लांट को स्टैब्लिश कर दिया गया। वैसे थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। स्टैब्लिशमेंट करने का मतलब यह है 67 से 69 के बीच में इसकी जो प्लांट को आइडिया रखा था 65 में, और काम चालू हो गया, मतलब बन गया, वो 69 तक बन गया था, और 72 में से प्रोडक्शन अपना चालू किया। तो इंटरिम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो रेलवे वैगन वाला काम है, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं रेलवे वैगन वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न सेंट्रल की, वो 1967 से 69 के बीच में रखी गई थी। 1967 से 69 के बीच में रखी गई थी, ओके। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ और 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और 5 ईयर प्लान, यहां पे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जा रहा है। एनटीपीसी को कोरबा में कब स्टैब्लिश किया था, फोर्थ और 5 ईयर प्लान 1978 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और बेसिकली हम मान लें फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। राजनांदगांव का जो टेक्सटाइल मिल है उसको भी मॉडर्नाइज किया था फोर्थ एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान। यानी सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का फैक्ट जो है हम यहां लिखेंगे,
ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान एनटीपीसी। एनटीपीसी स्टैब्लिश किया गया था एंड दिस वाज इन 1978। पोटेंशियल क्वेश्चन पी जो है यहीं से पूछा जाएगा, किस 5 ईयर प्लान में एनटीपीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर 6th और 7th 5 ईयर प्लान 1980 से 1990, इस 10 साल में अलग जो बाकी और जो रीजन है बिलासपुर और दुर्ग, उसका विकास चालू होता है। एनटीपीसी का पहला फेज चालू होता है, स्मॉल और मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर 1992 से 2002 के बीच में जो 10th 8th और 9th 5 ईयर प्लान आ रहा है, इसमें रायपुर में प्लास्टिक एंड एग्रो कॉम्प्लेक्स बनाया गया। रायगढ़, भिलाई, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरिया स्टेट के होने लगे, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई। और पहला प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया जिंदल स्टील के द्वारा 2002 के आसपास में स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक सब कुछ सरकारी चल रहा है, 2000 के बाद प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे यहाँ पे, समझ गए ना। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 में, जिसका सीधा आपने रिजल्ट क्या देखा, छत्तीसगढ़ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे आपको जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड बेसिकली आके आपकी सीमेंट, स्टील और ये सब चीजों को बनाने लग गया। पावर अभी तक एनटीपीसी कर रहा था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट भी क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। लेकिन अब 1991 के बाद जिंदल स्टील आया होगा, तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील प्लांट कब आया होगा, अब देखिए आप एक चीज करें कि आप इसको रट लें, दूसरा है आप इसको गैस करें। आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे, लेट अस से यहां लिख दे 1959, यहां लिख दे 1968, यहां लिख दे 1978 और यहां लिख दे 1992। आप क्या आंसर करेंगे? आपको पता है, कॉमन सेंस लगाइएगा आप। कॉमन सेंस क्या लगाएंगे कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स कोल में, इलेक्ट्रिसिटी में, हेवी इंडस्ट्रीज में, स्टील में, आयरन में 1991 के पहले आ ही नहीं सकते, है ना। तो 1991 में ही क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे मनमोहन सिंह, आप सबको पता है, तो आप ये क्या कर देंगे, इजिली एलिमिनेट कर देंगे और मार्क कर लेंगे 1992। कॉमन सेंस, करंट अफेयर्स में जिसको कॉमन सेंस डेवलप होता है वो काफी कुछ कर लेता है। अच्छा, कॉमन सेंस के लिए भी रेलेवेंट ये है कि कॉमन सेंस इज ऑल्सो प्रेमाइज्ड ऑन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप हमारे सेशन में, करंट अफेयर्स के सेशन में रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। लॉ प्रेप जुडिशरी की टीम की यही तो खास बात है कि हर एक आदमी के पास अपना अपना ब्रह्मास्त्र है, अपना अपना तरीका है। हर एक शिक्षक के पास अपने अपने वज्र हैं जिसका वो इस्तेमाल समय आने पे करता है। मेरी भी एक छोटी सी यू कैन से कोशिश है, छोटा सा प्रयास है, जहां पे किस तरीके से करंट अफेयर्स का जो फियर फैक्टर है जुडिशरी एस्पिरेंट्स में, उसको खत्म करके जुडिशरी की जो जीके है उसको लर्निंग एफिशिएंट बनाया जा सके और इजी बनाया जा सके, वही मेरी कोशिश है। अब ये सारी चीजें जो करंट अफेयर्स पढ़ता रहता है, जीके पढ़ता रहता है, उसको क्लिक करती है। जो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आके ढूंढ रहा है फैक्ट्स बता दो, उसको चैलेंज होगा। लेकिन अगर एक बार वो ये देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, बस वही कोशिश है मेरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू मूव अहेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर कोई पूछे तो आपको क्या, आपको इसमें गैस भी नहीं करना, आपको इसमें हेडक्वार्टर की स्पेलिंग गलत है, सिंगल टी होगा। आपको इसमें क्या करना है, मार्क करना है सीधे सीधे रायपुर, पॉलिटिकल कैपिटल रायपुर ही है। अब इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़ को अगर हमें लेट अस से रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम कैसे देखेंगे? छत्तीसगढ़ में 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं। कैसी इंडस्ट्रीज हैं? अगर हम बेस्ड ऑन रिसोर्सेज की बात करें, छत्तीसगढ़ में बेस्ड ऑन रिसोर्सेज की बात करें तो बेस्ड ऑन रिसोर्सेज 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, विच आर मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रो बेस्ड। आपको ये मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है तो आपको समझ में आता होगा कि तीनों इंडस्ट्रीज बहुत कॉमन तरीके से पाई जा सकती है। फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, एग्री भी इंपॉर्टेंट है और मिनरल तो है। आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है, इससे क्या बढ़ता है, ग्राम उद्यम जो है उसको क्या मिलता है, बल मिलता है। ठीक है, ग्राम उद्यम को क्या मिलता है, बल मिलता है। ये आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, ग्राम व्यापार, ग्राम उद्यम क्षेत्र को बल मिलता है। इससे रिलेटेड है हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आज हमारा फोकस हैंडीक्राफ्ट नहीं है, आज हमारा पूरा फोकस है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले आप जो ये प्लांट का फोटोग्राफ देख रहे हैं, क्या लगता है ये कौन सा प्लांट होगा, व्हाट प्लांट इट कुड बी? तो ये है आपका भिलाई स्टील प्लांट, बिल्कुल सही समझा। जो छत्तीसगढ़ में दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़े स्टील प्लांट है, एक सरकारी एक प्राइवेट, तो भिलाई सरकारी है, जिंदल प्राइवेट है। भारत देश का जो स्टील प्रोडक्शन होता है उसका 15% यहां से निकल के आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो पहला स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, जिसकी नींव रखी थी काजी भाई मोरारजी राठौर जी ने रखी थी। ये काफी पुराने हैं, इसीलिए इनकी कोई तस्वीर भी मौजूद नहीं है पब्लिक फोरम में, काजी भाई मोरारजी राठौर। ठीक है, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट को आपको पता है 1955 में सेकेंड 5 ईयर प्लान में रखा गया, उसने प्रोडक्शन 1959 में स्टार्ट किया, जिसमें इंपॉर्टेंट अनकन्वेंशनल एरिया, जहां से आमतौर पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस क्योंकि आए हुए हैं तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कोयला जो है कोरबा से आएगा, कॉमन सेंस कर सकते हैं। कोकिंग कोल जो है वो झारखंड से आ रहा है। ठीक है, झारिया और बोकारो थोड़ा लो ग्रेड का कोल होता है, थोड़ा लो ग्रेड का कोल होता है कोकिंग कोल। ठीक है, इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, और जो मिक्स किया जाता है वो कोल कोरबा से आता है। ठीक है, कोकिंग कोल जलाने के लिए और कोल मिक्स करने के लिए, इससे क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, आयरन के साथ जब कोयला मिक्स होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी इंप्रूव होती है, तो कोरबा से आता है। मैंगनीज जो यूज होता है स्टील बनाने के लिए वो बालाघाट और मालाज खंड की माइंस जो है मध्य प्रदेश में, वहां से आती है। ठीक है, डोलोमाइट जो है हिरी माइन से आता है, बिलासपुर। ठीक है, डोलो जैसे दवाई होती है बुखार के लिए, और जब बुखार चढ़ जाता है तो नाम याद करते हैं हम हरि को, भगवान को, तो डोलो हरि ऐसे करके याद कर सकते हैं, बिलासपुर से। ठीक है, डोलोमाइट जो है वो हिरी माइन से आता है, बिलासपुर से। लाइमस्टोन जो है वो नंदिनी माइन से आता है। नंदिनी माइन कहां पे है, दुर्ग में लोकेटेड है। अब लाइम क्या होता है, लेमन, लाइम इज लेमन, लेमन के एंड में ना, और ये है नंदिनी माइन, दुर्ग। ठीक है, तो लाइमस्टोन कहां से आएगा, लेमन, नंदिनी, दुर्ग से, राइट। पावर सप्लाई बताने की जरूरत ही नहीं है, एनटीपीसी से। वाटर सप्लाई जो आती है वो रविशंकर रिजर्वायर धमतारी में लोकेटेड है, और दूसरा है तंदुला डैम जो बालोद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और आयरन ओर कहां से आता है, दल्ली, रायझारा एंड रावघाट से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, जो आयरन ओर मिलता है किसको, भिलाई स्टील प्लांट को, वो कहां से मिलता है, दल्ली, रायझारा एंड रावघाट से, दल्ली, राजहारा एंड रावघाट से, इसको याद करिएगा। ठीक है, दल्ली, दल्ला दल्ली ऐसे कर सकते हैं क्या आप याद, नहीं ऐसे नहीं याद कर सकते बेटा, ये सब बातें बोलना भी गलत है। लेकिन दल्ली, राजहारा एंड रावघाट जो है वो आपको भिलाई स्टील प्लांट में आयरन प्रोवाइड करता है, इसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो आप याद कर पाए ठीक है, नहीं याद कर पाए तो भी ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत उतना ज्यादा नहीं है, इसको दोहराना पड़ेगा बहुत बार। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपने इसको 3-4 बार भी पढ़ लिया, 3-4 बार भी अगर आपने इसको पढ़ लिया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हम घबराइएगा नहीं, हम आपको ये चीज करके बताएंगे लास्ट में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे एक और पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो भिलाई स्टील प्लांट इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इट इज द ओनली स्टील प्लांट, ये इकलौता स्टील प्लांट है जो रेलवे पटरी प्रोवाइड करता है, रेलवे ट्रैक्स प्रोवाइड करता है। इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, वो काफी देशों में जाते हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, आप क्या यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये टास्क मैं आपको दूं तो कैसा रहेगा, आप यूरोप की कंट्रीज बताइए यहाँ पे कौन सी है। तो एक कंट्री तो आपको दिख रही है, इटली, और कोई ऐसी कंट्री है जो यूरोप में है, जी नहीं, और कोई कंट्री यूरोप में नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, मिडिल ईस्ट की कंट्री बताइए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, या हम इसको प्रॉपरली बोले मिडिल ईस्टर्न तो गलत टर्म हो जाता है, गल्फ कंट्रीज बताइए कौन सी है। तो गल्फ कंट्री में ये कंट्री नहीं है, ये यूएई होगा। ठीक है, यूएई और बहरेन, बहरेन के बाद और कोई कंट्री जो
गल्फ कंट्री है? नहीं। उसके बाद आपको मैं और बात कर सकता हूं कि एशियन कंट्रीज जो हैं, जो कि ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो आपको दिखाई देगा टर्की, फिर आपको दिखाई देगा इजिप्ट, सेंट्रल एशियन ईरान, एक तरीके से ईस्ट भी मान सकते हैं हम उसको, सेंट्रल है ईरान, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इजिप्ट, ईरान, है ना। फिर आपसे मैं पूछूं एशियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, तो वो कौन सी कंट्री है, तो वो आपको दिखाई देगा सिंगापुर। फिर मैं आपसे पूछूं, सॉरी मैंने वेस्ट एशियन कंट्रीज, माय बैड, वेस्ट एशियन कंट्रीज मैंने बोला, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी हो गई? वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गई इजिप्ट, वेस्ट एशियन कंट्री हो गई ईरान, और वेस्ट एशियन कंट्री हो गई एक तरीके से आप देख सकते हैं टर्की, ठीक है। ईस्ट एशियन की बात करें, ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? सिंगापुर। फिर क्या दिखाई देगा? मलेशिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अफ्रीकन कंट्री कौन कौन सी हैं, अफ्रीकन नेशंस, तो आप क्या बोलेंगे? घाना, सूडान। और कोई अफ्रीकन कंट्री? नहीं। साउथ एशियन कंट्री, हाँ, ईस्ट एशियन कंट्री में कौन सी कंट्री है? तो साउथ ईस्ट एशिया अलग हो गया, ईस्ट एशिया में ताइवान आपको दिखाई देगा, ठीक है। और फिर आपको ये जो न्यूजीलैंड है ये रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से, और फिर श्रीलंका जो है वो आपको पता चल गया कि तो साउथ एशियन कंट्री है, पड़ोसी देश। तो भारत में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसको भिलाई स्टील प्लांट एक्सपोर्ट करता है? इंडिया का नेबर, भारत का वो कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसको भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से जाता है? आप बिना डाउट के क्या मार्क करेंगे दोस्त? श्रीलंका। ये एक पोटेंशियल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए आप? ये फैक्ट्स को इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है। ऑब्वियसली ये जो कंट्रीज हैं, जो देश आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी देश के साथ अपनी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चल रही है। इंडिया का रिलेशन काफी ज्यादा इन देशों से अच्छे हैं, ठीक है। कौन सी यूरोपियन कंट्री है? तो इसका आपको आंसर पता है, इटली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। आई थिंक ये फैक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये सिर्फ स्टील प्रोडक्शन नहीं करता, काफी ज्यादा ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे कराए जाते हैं, ऑब्वियसली फॉर प्रमोशन ऑफ दैट। एंड इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे हमारे पास है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अब देखिए दो फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यू मस्ट बी एबल टू सी टू फोटोग्राफ्स हियर। नाउ दीज आर लोकल सिंगिंग फॉर्म्स, लोक नृत्य और लोक गीत जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़ का। ये भी सवाल पूछा जाता है जब हम आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के, तब हम इन चीजों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, आपसे कोई पूछे कि नेहरू आर्ट गैलरी कौन से प्लांट में लोकेटेड है या कहाँ लोकेटेड है, तो अगर नेहरू आर्ट गैलरी कोई पूछे तो आप बोलेंगे लोकेटेड कहाँ है? दुर्ग में है। कौन से में? भिलाई स्टील प्लांट में लोकेटेड है, ठीक है। अब जो सिंगिंग है, लोकगीत जो है वहां का छत्तीसगढ़ का, उसको कहते हैं पंडवानी। लोकल सिंगिंग को क्या कहते हैं? पंडवानी। इसकी जो बड़ी फेमस सिंगर है वो है श्रीमती तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई जी, जो बहुत, इनकी फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पंडवानी सिंगिंग तीजन बाई जी। उसके बाद जो लोकल नृत्य है, ठीक है, वो है पंथी, पंथी डांस है, देवदास बंजारे, ये बड़े फेमस डांसर है, पंथी डांसर है। पंथी डांस का फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक डांस फॉर्म होता है, क्या आपको उस डांस फॉर्म के बारे में पता है? या महाराष्ट्र में एक डांस फॉर्म होता है इससे रिलेटेड? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। और इंडियाज गॉट टैलेंट में, जी हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट में, इंडियाज गॉट लेटेंट में नहीं, इंडियाज गॉट टैलेंट में इस तरह के डांस फॉर्म बहुत बार आए हैं। वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो डांस फॉर्म्स है आप जरा बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्डी पेंटर जो है जॉन मार्टिन नेल्सन, जॉन मार्टिन नेल्सन पद्मश्री अवार्डी है। इन तीनों आर्टिस्ट ने पेट्रनाइज किया था भिलाई स्टील प्लांट को, यानी यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं उसमें ये लोग अक्सर आके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि मैत्री बाग और जू, दोस्ती का बाग, मैत्री बाग गार्डन और जू कहां स्टैब्लिश किया गया है? तो वो भी भिलाई स्टील प्लांट के पास दुर्ग में स्टैब्लिश किया गया, भारत और रशिया, रूस की दोस्ती दर्शाने के लिए।
अमेरिका ने भी इसमें बाद में आके 1978-79 के पास आके जो स्टील प्रोडक्शन में निकलने वाला वेस्ट है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक प्लांट बनाया जिसको फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड बोला गया। फेरो मतलब होता है लोहा, स्क्रैप मतलब होता है वेस्ट। लोहे से निकलने वाला वेस्ट, उसका प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग। ठीक है। फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड किसकी मदद से स्टैब्लिश हुआ? अमेरिका की मदद से स्टैब्लिश हुआ। मैत्री बाग गार्डन और जू किसकी मदद से स्टैब्लिश हुआ? भारत और रूस ने अपनी दोस्ती को दर्शाने के लिए स्टैब्लिश किया दुर्ग भिलाई स्टील प्लांट। याद रखेंगे इस चीज को। अब आप भिलाई स्टील प्लांट के ऊपर अगर आपको नोट्स बनाने रहे तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसे सर्कल में डालिए, लिखिए दुर्ग 1955 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको जो मैंगनीज मिलता है वो बालाघाट और मलाजखंड एमपी। इसको जो डोलोमाइट मिलता है वो हिर्री माइंस बिलासपुर। ठीक है। इसको जो कोल मिलता है वो कोरबा से मिलता है। ठीक है। कोकिंग कोल जो मिलता है वो झारिया झारखंड से मिलता है। ये कर दिया अपन ने। ठीक है। इसको जो बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो एनटीपीसी कोरबा से मिलती है। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। और मिनरल्स जो इसको मिलते हैं, ठीक है, ये लिख रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बाद जो यहाँ पे सिंगिंग होती है पंडवानी सिंगर, तो वो कौन है? तीजन बाई। ठीक है। और पंथी डांस जो है उनका नाम है देवदास। शाहरुख खान इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, पंथी देवदास बंजारे। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट किसके द्वारा है? तो इंडिया रशिया फ्रेंडशिप को दर्शाता है और उसी फ्रेंडशिप के चलते इन्होंने स्टैब्लिश किया मैत्री बाग गार्डन एंड जू। साथ में प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1978 में फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन बनाया फॉर आयरन वेस्ट। और अगर आप फिर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको डेवलप किया। ठीक है। अब देखिए ये हाफ आधे पन्ने पे, मतलब आपका अगर एक पेज है तो उसमें इतने कॉलम में आपका भिलाई स्टील प्लांट कवर हो जाएगा। ये फैक्ट आप इस पेज को दो हिस्से में तोड़िए और एक तरफ ऐसे फैक्ट्स को लिखिए, दूसरी तरफ ऐसे फैक्ट्स को लिखिए कि इसका ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है और इसका ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है। दैट्स इट। भिलाई स्टील प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इकोनॉमी और ये उसका कल्चरल। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे अदर इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज में दो स्टील प्लांट्स और हम पढ़ेंगे। दो स्टील प्लांट्स हैं और दोनों क्या है? प्राइवेट है। अदर इंडस्ट्रीज में दोनों स्टील प्लांट क्या है? प्राइवेट है। वो आपको अपने पेज के नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो अभी तक आपने एसेंशियली सिर्फ दो ही पन्ने लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा तीसरे पन्ने पे आप जा रहे होंगे, आपका नोट्स कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ये लेक्चर्स बहुत शॉर्ट नहीं है, बहुत लेंदी है, क्योंकि आपको चीजें पढ़ानी भी है, चीजें रटानी भी है और समझानी भी है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट है इस सेशन को जो देख रहा है उसको दोबारा कोई किताब, कोई दूसरा सोर्स देखना ही ना पड़े। वो एक बार अगर इस सेशन को देख ले तो उसका सारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसीलिए आपसे प्रश्न जो है वो बाद में पूछेंगे, सवाल आपसे सारे लास्ट में पूछेंगे। ये देखिए जिंदल स्टील प्लांट है, ये स्टैब्लिश किया गया 1988 में। ठीक है, 1988 में। जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था उसमें क्या लिखा था? उसमें मैंने आपको लिखा था 1970, सॉरी 1992।
राइट। अब देखिए 1988 में स्टैब्लिश करने का मतलब यह है कि जब स्टील प्लांट बनता है, देख सकते हैं आप इसका कितना बड़ा स्केल है। ये रेलवे की पटरी भी दिखाई दे रही होगी आपको। तो ऐसे 2 दिन, 1 साल 2 साल के अंदर नहीं बन जाता है। 5 6 7 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं स्टील प्लांट को बनने में। एक पूरा का पूरा शहर बसाना पड़ता है, समझ गए। रेलवे कॉरिडोर्स बनाने पड़ते हैं, हाईवे निकालना पड़ता है, रीलोकेट कराना पड़ता है अगर कोई ट्राइबल एरिया होता है तो टाइम लगता है। तो उसका स्टैब्लिशमेंट 1988 में किया गया। लोकेटेड कहां पे है? रायगढ़ में लोकेटेड है। ये आपको याद करना है, लोकेटेड कहां पे है? रायगढ़ में। प्राइवेट सेक्टर प्लांट है, लार्जेस्ट स्पंज आयरन कंपनी एशिया में है, ये इसके बारे में बेसिक फैक्ट है। रेल कंस्ट्रक्शन एशिया का सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, ठीक है। रेलवे पटरी कहां से निकलती है? भील भील आपकी भिलाई स्टील प्लांट से रेलवे पटरी निकलती है। और रेल कंस्ट्रक्शन जो है सबसे ज्यादा व्यापक तरीके से जिंदल स्टील प्लांट में होता है। अब रायगढ़ में लोकेटेड है, आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप जिंदल लिखिए, जिंदल स्टील प्लांट लिखिए, उसको सर्कल मारिए, लिखिए 1988, ठीक है। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, प्राइवेट, कहां लोकेटेड है? रायगढ़ में। और सिंबल लिखिए लार्जेस्ट रेल कंस्ट्रक्शन। अब आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट रेल कंस्ट्रक्शन, तो दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। प्राइवेट पूछेगा तो जिंदल, सरकारी पूछेगा तो भिलाई। ये आपको बस इतना एक सर्कल करके ये फैक्ट्स लिखने, ताकि क्विकली रिवीजन करें तो आपको सारे एमसीक्यू एरियाज जो है वो सब क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। मैं हमेशा मानता हूं कि नोट्स हमेशा सिंपल होने चाहिए, ठीक है, सुंदर नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। अब ये है नगरनार स्टील प्लांट जो कि लोकेटेड है बस्तर में। कहां पे लोकेटेड है? बस्तर। तो नगरनार, नगरनार कब बनाया गया? ये एकदम प्राइवेट नया नया है, 2009 में बनाया गया, बस्तर जिले में बनाया गया, राइट। बस्तर जिले में बनाया गया। फर्दर आप देखिए, इसको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मैनेज करती है, सरकारी है, सरकारी है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेड बाय एनएमडीसी आयरन एंड स्टील जगदलपुर। तो एनएमडीसी आयरन एंड स्टील जगदलपुर में लोकेटेड है, वो इसको एडमिनिस्टर करती है। लेकिन इसको डेवलपमेंट करने में प्राइवेट एंटरप्राइजेस का काफी ज्यादा मदद लिया गया था। तो आपको ये याद रखना है, नगरनार स्टील प्लांट सरकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी है, राइट। बस्तर में लोकेटेड है, 2009 में। समझ गए? तो अब नगरनार के ऊपर सिंपल आप नोट बना लेंगे। नगरनार एनएमडीसी द्वारा संचालित, एनएमडीसी जगदलपुर मैनेज करता है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। बस्तर में लोकेटेड, 2009, पीएसयू। बस दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये फैक्ट लिख के नोट्स ले आता तो आपको मजा नहीं आता, आप कहते यार सर इमेज इमेज से याद नहीं हो रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम सेक्टर, बस एल्युमिनियम, ठीक है। तो स्टील करने के बाद अब हम एल्युमिनियम साइड पे आ रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यार ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको स्टैब्लिश करने के लिए, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको स्टैब्लिश करने के लिए हंगरी ने मदद करी थी, या एल्युमिनियम से रिलेटेड प्लांट बाल्को को स्टैब्लिश करने के लिए हंगरी और रशिया, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसने मदद करी। कहां लोकेटेड है? कोरबा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनी इंडिया की है, 2009 में। इसको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल सिल्वर अवार्ड मिला था। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और ठीक है, ठीक है। अवार्डेड विद सृष्टि गुड गवर्नेंस अवार्ड, तो इसको काफी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो सबसे ज्यादा अवार्ड, अगर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप बाल को मार्क करेंगे। कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और स्टील प्लांट्स कंसीडर कर रहा हो तो आप भिलाई मार्क करेंगे। कॉमन सेंस, ठीक है। यहाँ का जो एल्युमिनियम है, बाल्को से निकलने वाला एल्युमिनियम है, वो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स बनाने में यूज होता है। एल्युमिनियम आपको पता है स्ट्रांग होता है और हल्का होता है, इसीलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी में मिसाइल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये पहला एल्युमिनियम प्लांट है जिसका अपना खुद का कैप्टिव पावर प्लांट है। इसको बॉक्साइट कहां से, जो ओर है वो कहां से मिलता है? मैनपट माइन सरगुजा। कोयला मिलता है कुसमुंडा गेवा माइन कोरबा से, और पानी मिलता है हासदेव बैरेज कोरबा से। तो ये कोरबा में लोकेटेड है, राइट, इट इज लोकेटेड इन कोरबा। तो बहुत कुछ इसको कोरबा के आसपास की माइन से मिल जाता है। स्टैब्लिश कब हुआ है? 1965 में स्टैब्लिश हुआ है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब कोल इंडस्ट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
केमिकल इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको जरा मैप दिखा दूं। तो आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो माइनिंग एरियाज हैं, वो नॉर्थ में लोकेटेड है, साउथ में लोकेटेड है, लेकिन उनको प्रोसेस करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन के बीच में दिखाई देंगी। ये मैप है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। बालको, अब इसमें क्या है, अलग अलग सिटीज हैं। एक काम करिएगा, आप छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल मैप ऐसे डाउनलोड करिए, थोड़ा जूम इन करिए उसको, और शहर किस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट 33 जिले जो लोकेट किए गए हैं किस तरीके से लोकेट किए गए, एक बार उसको देख लीजिए। एक ओवरव्यू विजुअल मेमोरी रहेगी छत्तीसगढ़ के बारे में। ज्यादा काम टाइम नहीं लगेगा आपको, 10-15 मिनट लगेगा ये काम करने में। उस मैप को आप इस मैप के, इस फोटोग्राफ के बगल में रख के देखिएगा और डिस्ट्रिक्ट प्लॉट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। आप पॉलिटिकल मैप के साथ इसको कंपेयर करिए। ये फन एक्टिविटी है, आप लेक्चर को पॉज करके यहाँ पे कर सकते हैं ये काम, या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में कोलाज बना के अपने पास रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने नोट्स में इसको छोटा सा ड्रॉ करके, सिटीज, बालको लिखा, सिटी लिखा, एनटीपीसी लिखा, सिटी लिखा, श्यामा प्रसाद पावर स्टेशन लिखा, करा, आपको बस 15 मिनट लगेगा ये काम करने में, आपके लिए नोट प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज जुडिशरी में इतना डिटेल में नहीं जा रहे। जो स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करता है उसको ये सारा काम काफी ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज ये प्रैक्टिस, जैसे आप पेन टू पेपर पुट करते हैं, आपका दिमाग काम करता है और आपको याद रहता है। अगेन इट्स अ फन एक्टिविटी, नॉट रियली रिकमेंडेटरी, बट इफ यू वांट यू कैन डू दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है हमारा, ये जो पूरा लेक्चर है 1 घंटे का हो चुका है। काफी डिटेल में मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, सक्सेसिव लेक्चर्स को मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन देखो सिंसियरली आपको इस लेक्चर को फॉलो करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि अगर आप सोने जा रहे हैं तब आप देख सकते हैं ईयरफोन लगा के। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, येट यू डोंट वांट योर मिनट टू गो वेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ कंटेंट के बारे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज वही एरियाज के ऊपर बात कर रहे हैं हम जो एक पोटेंशियल क्वेश्चन एरिया, बहुत ईमानदारी से सिर्फ पढ़ा रहे हैं, जिसको यूज करके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छा लगे और आपने यहां तक अगर इसको फॉलो किया है, ठीक है, इस लेक्चर को अगर आपने यहाँ पे फॉलो किया है, तो इससे मैं ये मान गया कि आपकी नियत एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बड़ी पाक है, और आप जैसे एस्पिरेंट के ओपिनियन को और कमेंट को मैं बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। तो प्लीज अगर आप यहां तक हैं, मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए इतना सा काम करिएगा कि कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को बता दीजिएगा। आपके हर एक कमेंट को हमारी पूरी लॉ प्रेप जुडिशरी की टीम बहुत ध्यान से देखती है, और हमारा जो पूरा प्रोग्राम बनता है, जो कह सकते हैं आप कोर्स डेवलप होता है, वो स्टूडेंट स्पेसिफिक, स्टूडेंट ओरिएंटेड डिजाइन होता है। तो आपका जो कमेंट है वो मेरे पर्सनल मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज्यादा है। आपको अच्छा लगा तो वो लिखिए, आपके कोई सजेशंस हैं तो आप वो लिखिए, आपकी कोई अगर एक्सपेक्टेशन है तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे हम पढ़ के अपने सीरीज को आगे वैसे ही क्यूरेट करेंगे, डिजाइन करेंगे। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड ऑन अ डेली बेसिस हो रहे हैं और अपलोड ऑन अ डेली बेसिस होंगे। लाइव लेने का फिलहाल अभी कोई सेंस नहीं है। हम जब अपनी पूरी सीरीज खत्म कर लेंगे, 50% स्टेट स्पेसिफिक जीके को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से जब हम कवर कर लेंगे, तब मैं आपका लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगा। तो आपको ऐसे समझना है कि जो रिकॉर्डेड चल रहा है ये कॉन्सेप्ट लेक्चर्स रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं जैसे हम बना रहे हैं, इसको पढ़ना है, और फिर हमारी एक लाइव कंडक्ट होगी जब सफिशिएंट सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसपे हम आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस कराएंगे कि भाई आपने इतना पढ़ा, आपने इतना लिखा, अब आप लाइव में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और आप उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब आज के सेशन को रैप करेंगे अगले 5 मिनट में कुछ बेसिक सवालों को आंसर करके जो हमने पढ़े हैं। इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़ को रिसोर्स के माध्यम से देखेंगे, बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्स कहां से मिलता है उसके बेसिस पे किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 5, 4, 3 या 2। बता चुका हूं मैं आपको, 3 कैटेगरीज में क्यूरेट किया जाता है। दूसरा सवाल, भिलाई स्टील प्लांट इनमें से कौन से जिले में लोकेटेड है, बस्तर, रायपुर, दुर्ग या महासमुंद।
अगेन आपने एक सही गैस किया है, दुर्ग में लोकेटेड है, दुर्ग भिलाई बोलते हैं। कौन से 5 ईयर प्लान में डेवलप किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया है। इनमें से कौन सा रीजन है छत्तीसगढ़ का जिसको सीमेंट हब ऑफ स्टेट बोलते हैं? अब यहां पे आपको एलिमिनेशन लगाना है। कोरबा में एनटीपीसी है, भिलाई में स्टील है, रायपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, लेकिन सीमेंट हब पूछ रहा है। अब आप गैस किस में मारेंगे, सी या डी में मारेंगे? ठीक है, आप यहां पे अगर डी मारेंगे तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये सीमेंट हब अलग जिले को बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन के रूप में बताया बलौदा बाजार। बलौदा बाजार को सीमेंट हब स्टेट का बोला जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी? सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और रायगढ़। अब देखिए इसका आंसर कैसे मार्क करेंगे। अब आपको पता है दुर्ग भिलाई तो स्टील प्लांट है, तो दुर्ग और भिलाई ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। रायगढ़ और रायपुर में आप गैस मारना होगा तो आप किस पे मारेंगे? रायपुर पे ही मारेंगे, क्योंकि आपको पता है 158 लार्ज इंडस्ट्रीज वहां पे हैं। सीमेंट के इंडस्ट्रीज के नाम बताए थे, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये सब नाम देखा था आपने, एसीसी। तो आंसर क्या होगा? जमुल दुर्ग। यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए, कॉमन सेंस डिड नॉट वर्क। इसीलिए इसको तुरंत नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो एसीसी जामुल है उसको दुर्ग में 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। ये फैक्ट नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमने कॉमन सेंस वाली नॉलेज लगाई उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन से आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपको सीमेंट प्लांट्स के बारे में नहीं बताया, राइट, लेकिन क्वेश्चन आया, हमने कॉमन सेंस लगाया। आप इसको नोट डाउन करिए, पहली सीमेंट फैक्ट्री दुर्ग में, ठीक है, जामुल दुर्ग में 1965 में स्टैब्लिश की गई। अब इससे पॉइंट ऑफ लर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ लर्निंग ये है कि जब तक आपने जो चीज पढ़ी है आप उससे औसतन 40-50 सवाल 9 साल सॉल्व कर लें, राइट, तब तक आप ये मत मानिए कि वो चीज आपको आती है। दूसरा, क्वेश्चंस में कई बार हमें न्यू इंफॉर्मेशन भी ऐड होती है, तो हम इसको अपनी नोट कॉपी में ऐड करते हुए चलें, इसको कहते हैं गैप फिलिंग। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर भिलाई स्टील प्लांट हैड स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन? अब ऐसे क्वेश्चन को प्लीज कॉमन सेंस से सॉल्व करिएगा। 1913, 27 और ये 49 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस टाइम, है ना, जो भी काम हुआ है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। यहाँ पे कॉमन सेंस काम करेगा। Which of these plants was established in छत्तीसगढ़ with the mutual cooperation of India and USSR? इनमें से कौन से स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था? जामुल सीमेंट प्लांट, बालको, भिलाई या कोरबा थर्मल पावर प्लांट? तो आपको पता है, ये तो सभी को पता है, भिलाई स्टील प्लांट। Which among the following regions supply iron ore to भिलाई स्टील प्लांट? अब आयरन ओर कहां से आता है ये भी मैंने आपको बताया था। बायलाडेला, दलिरा झारा, सुंदरगढ़ या किरीबुरु? तो आपने क्या बेलाडेला आयरन ओर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए दल्ली रजहारा? ठीक है, आंसर इज बी, दल्ली रजहारा। इनमें से ये देखिए, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और रूरकेला, ये सब स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुए हैं, सब 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश हुए हैं। कौन सा 5 ईयर प्लान है वो? तो आपको भिलाई का पता है, इट इज सेकेंड। तो भिलाई दुर्ग, सॉरी, भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला। दुर्गापुर रूरकेला यहाँ नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में। तो भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और रूरकेला सब कहाँ है? सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्लियर हो गया। एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन विच टू कंट्रीज द मैत्री बाग गार्डन एंड जू एस्टैब्लिश्ड इन भिलाई? अब भिलाई में जब दोस्ती की बात करें तो क्या आता है? रशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एंड रशिया। इनमें से कौन से ईयर में जिंदल स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था छत्तीसगढ़? अब जिंदल स्टील प्लांट आपको पता है स्टार्टिंग के डेज में तो नहीं था, तो 52, 57 तो एलिमिनेट ही कर देंगे। 68, 66 एक क्लोज ईयर हो गया। अब इसमें आपको गैस वर्क काम नहीं करेगा, इसका आंसर है 66, इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नगरनार स्टील प्लांट इनमें से कौन से जिले में लोकेटेड है? दांतेवाड़ा, बस्तर, रायगढ़ या रायपुर? अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये बस्तर में लोकेटेड है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज, you can say, live today's recorded session on छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेसिफिक जीके, जहां पे हम मेजर इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले सेकेंड लेक्चर में भी मेजर इंडस्ट्रीज को कवर करके इन 2 लेक्चर्स में 2 घंटे की सीरीज में मेजर इंडस्ट्रीज का सारा एरिया कवर हो जाएगा। आप बस इस लेक्चर को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, और अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अपने जो भी आपके कम्युनिटी है, ग्रुप्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये राइटफुल कैंडिडेट्स तक पहुँचेगा, ये मेरे लिए भी अच्छा है, ये आपके लिए भी अच्छा है,
और आपका कोई अगर सलाह है, कोई ओपिनियन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप हसलिंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, प्रयासरत रहिए। बहुत जल्दी ही आपको कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है, और जीके में आपका जो डर है वो इस सीरीज के बाद खत्म हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।